दोस्तों, वीर तेजाजी क्लासेज कनवाड़ी में आप सभी का स्वागत है। हम कोशिका के बारे में अध्ययन कर रहे थे और कल हमने कोशिका के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में? विभाजन अवस्था के बारे में पढ़ा था। कोशिका है उसका विभाजन किस प्रकार होता है। तो हमने पढ़ा था कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स के बारे में पढ़ा था। फिर हमने कोशिका का विभाजन किस प्रकार होता है, तो हमने अंतरावस्था के बारे में पढ़ा था और विभाजन अवस्था के बारे में पढ़ा था। अंतरावस्था में हमने पढ़ा था कि इसके अंदर कोशिका क्या होती है, विभाजन के लिए क्या होती है, तैयार होती है। और विभाजन अवस्था में हमने पढ़ा था कोशिका का क्या होता है, विभाजन होता है। फिर हमने उसमें दो प्रकार का विभाजन पढ़ा, एक तो केंद्रक द्रव्य का विभाजन और एक कोशिका द्रव्य का विभाजन। आज हम सबसे पहले सेल साइकिल, जो सेल साइकिल है, सेल साइकिल के अंदर हम पढ़ेंगे किस प्रकार भी कोशिका का जीवन चक्र चलता है। तो सेल साइकिल बनता कैसे, भी वो साइकिल बनाएंगे अपने, सेल साइकिल बनाएंगे, सेल साइकिल बनाएंगे। कैसे बनता है अभी सेल साइकिल, कैसे बनता है ये देखिएगा। ये मान लो कोई कोशिका है, इसके अंदर सबसे पहले आता है यहाँ पे इंटरफेज, जिसे अंतरावस्था बोलते हैं। इसके बाद में ये कोशिका यहाँ पर क्या करती है, विभाजन की तैयारी करती है। तैयारी करने के बाद में यहाँ पे आती है G1 फेज। क्या बोलते हैं? G1 फेज। इस G1 फेज को क्या बोलते हैं? G1 फेज। इस G1 फेज को क्या बोलते हैं? पश्च विभाजन अवस्था। इसको क्या बोलते हैं? पश्च विभाजन अवस्था। क्या बोलते हैं इसको? पश्च विभाजन अवस्था, या इसको बोलते हैं फर्स्ट गैप फेज। इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट गैप फेज, फर्स्ट गैप फेज। इसको फर्स्ट गैप फेज भी बोलते हैं। इसको पूर्व डीएनए संश्लेषण अवस्था भी बोलते हैं। पूर्व डीएनए संश्लेषण अवस्था, यानी देखिएगा यहाँ पे होती है इंटरफेज, जिसके अंदर कोशिका क्या होती है, विभाजन के लिए तैयार होती है। समझ आई बात? इससे पहले यहाँ पे कोशिका का विभाजन हो चुका होता है, नई कोशिका बन चुकी होती है। इससे पहले यहाँ पे आती है अम फेज आती है। अम फेज का अर्थ क्या होता है? मेरिस्टेम सेल, यानी विभाजित कोशिका यहाँ पे प्राप्त हो जाती है। उसके बाद में वो कोशिका नई कोशिका बनती है, फिर वो नई कोशिका पुनः विभाजन के लिए तैयार होती है। समझ में आई बात है? यानी यहाँ पे विभाजन हो चुका होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? पश्च विभाजन अवस्था। क्या बोलते हैं दोस्तों? पश्च विभाजन अवस्था बोलते हैं। इसी को बोलते हैं फर्स्ट गैप फेज। इसको क्या बोलते हैं? जी करते हैं गैप, यानी पहली गैप अवस्था, यानी समझ आई बात है। दूसरा इसको बोलते हैं पूर्व डीएनए संश्लेषण अवस्था, यानी डीएनए से संश्लेषण से पहले की अवस्था। इसके बाद में जो अवस्था आएगी उसमें क्या होगा? डीएनए और आरएनए का क्या होता है दोस्तों? संश्लेषण होता है। तो दूसरी है अस फेज। यहाँ पे आती है अस फेज, दूसरी अवस्था। इसे बोलते हैं डीएनए संश्लेषण अवस्था, डीएनए संश्लेषण अवस्था, डीएनए संश्लेषण अवस्था बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर डीएनए का क्या होता है दोस्तों? संश्लेषण होता है। और अब यहाँ पे आती है जिसे बोलते हैं G2 फेज। इसे बोलते हैं पूर्व विभाजन अवस्था, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? विभाजन, और विभाजन से जस्ट पहले की अवस्था है। इसको बोलते हैं पूर्व विभाजन अवस्था, पूर्व विभाजन अवस्था। इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। पूर्व विभाजन अवस्था, इसको अपने बोलते हैं सेकंड गैप फेज। क्या बोलते हैं दोस्तों? सेकंड गैप फेज। सेकंड गैप फेज बोलते हैं। और इसी क्या बोलते हैं दोस्तों? इसी को बोलते हैं पश्च डीएनए संश्लेषण अवस्था। पश्च डीएनए संश्लेषण अवस्था, पश्च डीएनए संश्लेषण अवस्था, यानी कोशिका विभाजन का जो जीवन चक्र होता है वो इसी प्रकार होता है। सबसे पहले कोशिका विभाजन के लिए क्या होगी? तैयार होगी, विभाजन के लिए तैयार होगी। विभाजन करने वाली कोशिकाएं G1 फेज के अंदर आएगी। विभाजित करने वाली जो कोशिकाएं होती है वो किस में आ जाती है? G1 फेज में आ जाती है। इसे बोलते हैं पश्च विभाजन अवस्था। इसी को बोलते हैं फर्स्ट गैप फेज, और इसी को बोलते हैं पूर्व डीएनए संश्लेषण, क्योंकि इससे आगे वाली अवस्था में क्या होता है? कोशिका के अंदर डीएनए बनता है, डीएनए का क्या होता है? निर्माण होता है। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? डीएनए संश्लेषण अवस्था, जिसको अस से दर्शाते हैं। तो अस से दर्शाते हैं, इसका अर्थ क्या हो गया? डीएनए का संश्लेषण यहाँ पे होगा। फिर इसके बाद में आती है कोशिका की तीसरी अवस्था G2 फेज, जिसे हम क्या बोलते हैं? विभाजन पूर्व अवस्था, क्योंकि इससे जस्ट आगे विभाजन हो जाता है, यानी इसे अम फेज बोलते हैं। और अम फेज का अर्थ क्या होता है? यहाँ पे विभाजन हो जाता है।
तो यहाँ पे कोशिका का विभाजन हो जाता है। यहाँ पे एक हम फेज और आती है, इसे बोलते हैं पूर्व विभाजन अवस्था, या फिर इसको बोलते हैं सेकंड गैप ऑफ फेज, या इसको बोलते हैं फर्स्ट डीएनए संश्लेषण अवस्था। क्योंकि यहाँ पे डीएनए का क्या हो गया भाई, संश्लेषण हो गया, संश्लेषण होने के बाद इस फेज का निर्माण हो गया। ये अपने दोस्तों एक बार आप सेल साइकिल को बना सकते हैं, फिर अपने एक एक की परिभाषा पढ़ेंगे। यहाँ पे G1 फेज की, G2 फेज की, S फेज की। तो देखिए दोस्तों, फर्स्टली हम पढ़ेंगे इंट्राफेज, इंट्राफेज या अंतरावस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्टली हम किसके बारे में पढ़ेंगे, इंटरफेज या अंतरावस्था, कोशिका की इंटरफेज या अंतरावस्था, अंतरावस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो ये दो विभाजन के बीच की अवस्था होती है, ये दो विभाजन के बीच की अवस्था होती है, यानी विभाजन हो गया और विभाजन होने वाला उसके बीच की अवस्था होती है। ये दो विभाजन के बीच की अवस्था होती है। भी आपको याद रखना, ये दो विभाजन के बीच की अवस्था होती है, बीच की अवस्था होती है, दो विभाजन के बीच की अवस्था होती है। इसे अंतरावस्था भी कहते हैं। इस कारण, यानी बीच का अंतराल है, ये समय अंतराल, इस कारण इसे अंतरावस्था भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, अंतरावस्था भी कहते हैं। इस अवस्था के प्रारंभ में, इस अवस्था के प्रारंभ में क्या होता है दोस्तों, अवस्था के प्रारंभ में शांत अवस्था कहा गया था। प्रारंभ में क्या कहा था इसको, शांत अवस्था कहा गया था, शांत अवस्था कहा गया था। क्या कहा गया था, शांत अवस्था कहा गया था। जबकि इस अवस्था में कोशिका विभाजन की तैयारी करती है, जबकि इस अवस्था में कोशिका विभाजन की क्या करती है दोस्तों, विभाजन की तैयारी करती है। इसे तीन उप अवस्थाओं में बांटते हैं हम, इसे तीन उप बांटते हैं। देखिएगा, यह है इंट्राफेज, जिसको बोलते हैं अंतरावस्था। ये क्या है दोस्तों, ये दो विभाजन की जो अवस्थाएं होती है उनके बीच की अवस्था है। इसके अंदर क्या होती है, जो कोशिका होती है वो विभाजन के लिए तैयार होती है, परंतु उससे पहले क्या कहा था, इसको क्या बोला गया था, शांत अवस्था बोला गया था। शांत करते हुए बिल्कुल साइलेंट अवस्था, परंतु ये क्या करती है, विभाजन के लिए तैयार रहती है, तो ये शांत तो नहीं है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, फिर इंट्राफेज बोलते हैं। यानी शांत अवस्था तो नहीं हो सकती, क्योंकि ये क्या करती है, विभाजन के लिए तैयारियां करती है। कोशिका का विभाजन हो, इसके लिए क्या करती है, तैयारियां करती है, शांत नहीं रहती। समझ आई बात। इसको तीन उप अवस्थाओं में बांटा गया है। कौन कौन सी, अभी वो G1, S और G2 फेज, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। G1, S और G2 फेज। सबसे पहले हम कौन सा पढ़ेंगे, G1 फेज पढ़ेंगे। तो इंट्राफेज के अंदर कोशिका विभाजन की क्या होती है, अभी तैयारियां होती है। एग्जाम में प्रश्न आ जाए, कोशिका विभाजन के लिए तैयारी करती है। ये कौन सी अवस्था है भाई, इंट्राफेज, अंतरा अवस्था। तो पहली फेज है दोस्तों G1 फेज, फर्स्ट गैप फेज भी इसको बोलते हैं, नहीं बोलते G1 फेज। सबसे लंबी अवस्था है भाई ये कोशिका विभाजन की, सबसे लंबी अवस्था है, यानी इसमें कोशिका को सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। सबसे लंबी अवस्था है, ये किसके दोस्तों, कोशिका विभाजन की सबसे लंबी अवस्था है। इस अवस्था में कोशिका विभाजन की तैयारी शुरू करती है। इस अवस्था में कोशिका विभाजन की क्या करती है, विभाजन की तो इस अवस्था में जो कोशिका विभाजन की तैयारी करती है, मैंने बताया दूसरा पॉइंट, इस अवस्था के अंदर जो कोशिका है, कोशिका में प्रोटीन का निर्माण होना आरंभ हो जाता है। तो कोशिका में प्रोटीन, इस कोशिका में प्रोटीन हेतु किसका निर्माण होता है, प्रोटीन के लिए अमीनो अम्ल का निर्माण होना आरंभ हो जाता है। अमीनो अम्ल का निर्माण होता है।
3 नंबर पॉइंट क्या है, जो ये अवस्था होती है, इस अवस्था में कोशिका के अंग होते हैं, अंगों का निर्माण होना आरंभ हो जाता है। तो इस अवस्था में कोशिका के अंग, हम आप पीछे पढ़ के हैं ना, इस अवस्था में कोशिका के अंगों का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है, अंगों का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। देखिएगा फिर क्या होता है, इस अवस्था के अंदर जो कोशिका का द्रव्य है, कोशिका के द्रव्य की मात्रा बढ़नी आरंभ हो जाती है। कोशिका द्रव्य की मात्रा बढ़ेगी तो कोशिका का आकार बढ़ेगा, जिससे केंद्र का नियंत्रण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और कोशिका क्या कर लेगी, विभाजन कर लेगी। तो इस अवस्था में कोशिका द्रव्य, इस अवस्था में कोशिका द्रव्य की मात्रा बढ़ना आरंभ हो जाता है। और इस अवस्था में ऊर्जा का निर्माण एटीपी के रूप में होता है। अभी इसी अवस्था में कोशिका के लिए जो ऊर्जा चाहिए उसका निर्माण क्या होता है, एटीपी के रूप में होता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एनर्जेटिक फेज बोलते हैं, या ऊर्जा युक्त अवस्था बोलते हैं। तो देखिएगा सबसे लंबी अवस्था है, इस अवस्था में जो कोशिका है वो विभाजन की क्या करती है, तैयारी। कौन सी अवस्था भी, जीवन फेज सबसे लंबी है, कोशिका विभाजन के लिए तैयार होती है। कोशिका में प्रोटीन है तो अमीनो अम्ल का निर्माण हो जाता है, क्योंकि प्रोटीन किससे बनते हैं, अमीनो अम्लों से क्या बनते हैं, प्रोटीन बनते हैं। इस अवस्था में कोशिका में अंगों का निर्माण होना क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है, यानी कोशिका के जो अंग का उनका क्या होता है, निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। इस अवस्था में कोशिका द्रव्य होता है, उसकी मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ने लग जाती है। फिर हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा दोस्तों क्लास कैसी लग रही है, आगे से आगे शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा, नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा भाई, इस अवस्था में एटीपी के रूप में, इस अवस्था में एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं भी, एनर्जेटिक फेज बोलते हैं, फेज कहते हैं। तो ये होगी अपनी जीवन अवस्था, एनर्जेटिक फेज कहते हैं। देखिएगा इसमें क्या होता है, सबसे पहले कोशिका विभाजन की क्या करती है, कोशिका विभाजन की तैयारी करती है कि नहीं करती। ये एक बार आप लिखिएगा लाइन, इस अवस्था में एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है। एटीपी का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या नाम होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इस अवस्था में एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एनर्जेटिक फेज कहते हैं। तो ये आप लिख लीजिए, फिर इसको अपने थोड़ा सा शॉर्ट में और कर लेते हैं। तो देखिएगा फिर इसमें क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण के लिए अमीनो अम्ल का निर्माण, होता है भी, अमीनो अम्ल का निर्माण होता है। 3 नंबर इसके अंदर क्या होता है, 3 नंबर इसके अंदर क्या होता है भी, कोशिका के अंगों का निर्माण, 4 नंबर इसमें क्या होता है, एटीपी के रूप में ऊर्जा निर्माण, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एनर्जेटिक फेज बोलते हैं। इसको सबसे लॉन्ग अवस्था बोलते हैं, लॉन्ग फेज बोलते हैं। ये क्या है, सबसे लॉन्ग फेज है भाई, लॉन्ग फेज इसको बोलते हैं, सबसे लंबी अवस्था है। तो ये होगी दोस्तों अपनी जीवन अवस्था। किसके अंदर पढ़ रहे हैं, अपने अंतरावस्था। तो अंतरावस्था की कितनी उप अवस्थाएं होती है, 3। उसमें ये कौन सी जीवन फेज है। नेक्स्ट अपने कौन सी पढ़ेंगे, अस फेज। कौन सी पढ़ेंगे, अस फेज पढ़ेंगे दोस्तों। तो नेक्स्ट अपनी कौन सी फेज रहेगी, अस फेज रहेगी। नेक्स्ट जो अपनी विभाजन की अवस्था वो कौन सी है, अस फेज से सिंथेसिस फेज भी बोलते हैं, संश्लेषण अवस्था भी बोलते हैं। तो इस अवस्था में क्या होता है भी, इस अवस्था में स्टोन प्रोटीन
स्टोन प्रोटीन तथा न्यूक्लियोटाइड से किसका निर्माण होता है दोस्तों? न्यूक्लियोटाइड मिलकर किसका निर्माण करते हैं? डीएनए का। तो न्यूक्लियोटाइड स्टोन प्रोटीन न्यूक्लियोटाइड और साथ में का निर्माण होता है, न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है तथा इस अवस्था में भी डीएनए का क्या होता है? संश्लेषण होता है। हमने पढ़ा था ना, तथा डीएनए का संश्लेषण होता है कौन सी अवस्था में? एस फेज में इतना ही काम होता है। एक तो स्टोन प्रोटीन और न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होगा और फिर किसका निर्माण होता है? डीएनए का। न्यूक्लियोटाइड से किसका निर्माण होता है? डीएनए का। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? संश्लेषण फेज। क्या बोलते हैं? संश्लेषण फेज। नेक्स्ट अपनी रहेगी G2 फेज। एस फेज में क्या काम होगा? एस फेज में स्टोन प्रोटीन का निर्माण होगा, न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होगा और डीएनए का संश्लेषण होगा। नेक्स्ट जो अपनी फेज रहेगी वो कौन सी रहेगी दोस्तों? नेक्स्ट फेज रहेगी G2 फेज, जिसको क्या बोलते हैं? सेकेंड गैप फेज। G2 फेज कहते हैं। G2 फेज को क्या बोलते हैं? अपने सेकंड गैप फेज बोलते हैं। इस अवस्था में क्या होता है दोस्तों? इस अवस्था को अपने विभाजन पूर्व अवस्था भी बोलते हैं। तो इस अवस्था में डीएनए की मात्रा दुगनी होती है भी। डीएनए का निर्माण किस अवस्था में होता है? संश्लेषित अवस्था में। और डीएनए की मात्रा दुगनी किस में होती है भी? G2 फेज में। इस अवस्था में डीएनए की मात्रा क्या होगी भी? दुगनी होगी। रेप्लिकेशन होगा इसके अंदर, प्रतिकृतिकरण होगा। दुगनी होती है। अर्थात क्या होता है इसमें? प्रतिकृतिकरण। अर्थात प्रतिकृतिकरण होता है। प्रतिकृतिकरण होता है। किसका होता है? डीएनए का प्रतिकृतिकरण होता है। और कोशिका अंग होते हैं, उनकी मात्रा भी क्या? कोशिका अंगों की मात्रा दुगनी होती है। तो कोशिका जो अंग होते हैं उनकी मात्रा दुगनी हो जाती है तथा कोशिका विभाजन के लिए क्या हो जाती है? पूरी तरह से तैयार हो जाती है। तथा कोशिका विभाजन के लिए पूरी तरह से क्या होती है दोस्तों? पूरी तरह से तैयार हो जाती है। तो विभाजन के लिए कोशिका पूरी तरह से क्या हो जाएगी? तैयार हो जाएगी। ये G2 फेज है। इसमें डीएनए की मात्रा क्या हो जाएगी? दुगनी। और डीएनए की मात्रा दुगनी किससे होती है? प्रतिकृतिकरण से, यानी फोटोकॉपी प्रतिकृतिकरण होगा इसमें, रेप्लिकेशन होगा इसके अंदर। और जो कोशिका के अंग हैं उनकी मात्रा भी दुगनी हो जाएगी, जिससे कोशिका बड़ी हो जाएगी और कोशिका विभाजन के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएगी। इससे आगे जो अवस्था आती है वो होती है विभाजन अवस्था। कौन सी आती है? विभाजन अवस्था, मेरिस्टेम फेज आती है, जिसे हम फेज भी बोलते हैं, जिसमें कोशिका पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। फिर वापस इंटरफेज आरंभ होती है। इंटरफेज में कोशिका विभाजन के लिए तैयार होती है। फिर इंटरफेज की तीनों उपावस्थाओं में ये क्रिया चलती रहती है। इस प्रकार कोशिका चक्र पूरा का पूरा चलता रहता है। हमने सबसे पहले कौन सी अवस्था पढ़ी दोस्तों? जीवन फेज पढ़ी। जीवन फेज में हमने क्या पढ़ा कि जीवन फेज के अंदर जो कोशिका विभाजन के लिए तैयार होती है, सबसे लंबी अवस्था होती है। इसके अंदर प्रोटीन निर्माण के लिए अमीनो अम्ल होते हैं। अमीनो अम्ल का क्या होता है भी? निर्माण होता है। इसी अवस्था के अंदर क्या होता है? जो कोशिका के अंग होते हैं, कोशिका के अंगों का निर्माण होना आरंभ हो जाता है। और इसी अवस्था के अंदर क्या होता है? एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है। इसीलिए इस अवस्था को क्या बोलते हैं दोस्तों? एनर्जेटिक फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनर्जेटिक फेज बोलते हैं। फिर हमने इसी अवस्था के अंदर पढ़ा कि इस अवस्था जो जीवन फेज होती है, जीवन फेज के अंदर ही क्या होता है? अपने कोशिका द्रव्य होता है, कोशिका द्रव्य की वृद्धि होती है। फिर आती है G2 फेज। G2 फेज के अंदर क्या होता है? G2 फेज के अंदर एस फेज के अंदर क्या होता है? डीएनए का निर्माण हो जाता है, स्टोन प्रोटीन का निर्माण हो जाता है, न्यूक्लियोटाइड का निर्माण हो जाता है। और न्यूक्लियोटाइडों की इकाइयों से मिलकर ही तो क्या बना होता है? डीएनए बना होता है। फिर G2 फेज पड़ा। G2 फेज में कोशिका पूरी तरह से विभाजन के लिए क्या हो जाती है? तैयार हो जाती है। इसके अंदर डीएनए की संख्या में दोगुनापन आ जाता है, यानी रेप्लिकेशन होता है। कोशिका के अंग होते हैं उनकी भी संख्या क्या हो जाती है? दुगुनी हो जाती है और विभाजन के लिए तैयार हो जाती है। एक अवस्था और आती है दोस्तों, जिसे बोलते हैं G0 फेज, या जिसे शांत अवस्था बोलते हैं, शांत क्षेत्र बोलते हैं। तो एक G0 अवस्था और आती है दोस्तों। कभी कभी क्या होता है कि कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है जो विभाजन नहीं करती, जीवन भर विभाजन नहीं करती, तो वो हमेशा किस में पड़ी रहती है? G0 फेज में पड़ी रहती है। वो G1 फेज में प्रारंभ यानी प्रवेश नहीं करती। तो एक आती है G0 फेज, G0 फेज आती है, एक विभाजन की G0 फेज आती है, जिसको क्या बोलते हैं? शांत अवस्था। इसको शांत अवस्था भी कहते हैं, शांत अवस्था
भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शांत अवस्था भी कहते हैं। बिल्कुल साइलेंट फेज होती है ये। कभी कभी क्या होती है, जो कोशिकाएं होती है, कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है जो विभाजन नहीं करती, जीवन भर अपने में अंदर विभाजन नहीं करती। आई बात समझ में? तो विभाजन नहीं करेगी तो वो विभाजन जीवन फेज में नहीं जाएगी, वो अम फेज से तो निकलेगी पर जीवन फेज में नहीं जाएगी, वो वापस किस में चली जाएगी? G0 फेज में जाएगी और पूरी उम्र भर वो वहीं पे पड़ी रहती है। ऐसी कोशिकाओं को क्या बोलते हैं? ऐसी अवस्था को क्या बोलते हैं? G0 फेज या फिर शांत अवस्था बोलते हैं। यानी इसमें विभाजन जैसी कोई प्रकार की घटना नहीं होती। ऐसी कोशिकाएं कौन सी होती है दोस्तों अपने शरीर में? जैसे हृदय की कोशिकाएं हैं, हृदय की कोशिकाओं में विभाजन नहीं होता। और इसी प्रकार कौन सी तंत्रिका कोशिकाएं हैं, तो तंत्रिका कोशिकाओं के अंदर भी विभाजन नहीं पाया जाता। इसीलिए तंत्रिका कोशिकाएं क्षतिग्रस्त होने से वापस से ये तैयार नहीं होती, क्योंकि इन कोशिकाओं में विभाजन नहीं पाया जाता। विभाजन नहीं होगा तो नई कोशिकाओं का निर्माण नहीं होगा, इसीलिए क्षतिग्रस्त होने के बाद तंत्रिका कोशिकाओं में सुधार नहीं हो सकता। तो देखिए कभी कभी कुछ कोशिकाएं जीवन फेज में प्रवेश करने का प्रयास करती है। प्रवेश के पश्चात अस फेज में प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि एस फेज में जाते हैं उनमें क्या होगा? फिर डीएनए का संश्लेषण होगा। प्रवेश नहीं करती है अर्थात जीवन पर्यंत यही रहती है। इसको आप G0 फेज भी बोल सकते हैं। यही रहती है अर्थात इनमें विभाजन नहीं होता, विभाजन नहीं होता। इस अवस्था को क्या बोलते हैं दोस्तों? G0 फेज कहते हैं। तो ऐसी कोशिकाओं के उदाहरण अपन लिख लेते हैं, तंत्रिका कोशिका और हृदय कोशिका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से प्रश्न पक्का आ सकता है। तंत्रिका कोशिका, निम्न में से कौन सी कोशिका है जिनमें विभाजन नहीं होता? तो एक तो तंत्रिका कोशिका होती है, और एक कौन सी है दोस्तों? एक कौन सी है? हृदय की कोशिकाएं, हृदय कोशिका। ये ऐसी कोशिका है जिनमें जीवन पर्यंत विभाजन नहीं होता है दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे विभाजन अवस्था। नेक्स्ट हमारा पार्ट कौन सा रहेगा? विभाजन अवस्था। वो हम कब पढ़ेंगे? कल पढ़ेंगे। तो हमने दोस्तों क्या पढ़ा है? अभी हमने क्या पढ़ा? हमने आज इंट्राफेज और इंट्राफेज की कुछ उप अवस्थाओं के बारे में अध्ययन किया। अब ये G0 फेज है। G0 फेज क्या होती है? इसके अंदर जो कोशिकाएं होती है वो कभी कभी जीवन फेज में प्रवेश कर जाती है, पर जीवन फेज से आगे अस फेज में यानी संश्लेषण अवस्था में प्रवेश नहीं करती, जीवन पर्यंत वहीं पे पड़ी रहती है, उनमें विभाजन नहीं होता। यानी विभाजन करने की क्षमता क्या होती है? अनुपस्थित होती है। तो ऐसी कोशिकाएं जीवन पर्यंत कभी विभाजन नहीं करती, जिसको क्या बोलते हैं? G0 फेज बोलते हैं। ऐसी कोशिकाओं के उदाहरण क्या है? एक तो तंत्रिका कोशिका होती है और एक कौन सा होता है? हृदय कोशिका होती है। तो दोस्तों कैसी लगी क्लास? अपनी क्लास को आगे से आगे शेयर कीजिए, दोस्तों तक पहुंचाइए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इसी के साथ आज की क्लास को हम विराम देते हैं। सभी को जय श्री राम, होली की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी होली और जय वीर तेजा जी की राम राम। धन्यवाद।